फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिकल योद्धा। दिस इज अंकिता हेयर। जो आज की क्लास होने वाली है वो बहुत मस्त होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में जो हमारी इंडियन पॉलिटिकल थॉट है या इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें तो आपका इंटरेस्ट भी होगा, क्योंकि जो लास्ट क्लासेस थी वो वेस्टर्न थी तो उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, मैं समझती हूँ। तो जो आज की क्लास है वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स पे है, ठीक है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर करेंगे जो भी आए हुए हैं। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शंस ऑफ कौटिल्या स्टेट। ठीक है, जो कौटिल्या ने स्टेट बताए हैं, जो स्टेट के फंक्शन बताए हैं, उसका कौन सा फंक्शन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ स्टेट्स अकॉर्डिंग टू कौटिल्या। जो कौटिल्या का स्टेट है उसके कौन से फंक्शन नहीं है वो हमें बताना है। ठीक है, और कौटिल्या के ऊपर क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि वो फर्स्ट टेक्स्ट है जिसने स्टेट के बारे में लिखा है, उसके फंक्शंस के बारे में लिखा है, उसे क्या क्या करना चाहिए, क्या वेलफेयर होना चाहिए। ठीक है, तो कौटिल्या पे क्वेश्चन हर साल आता ही है, चाहे वो किसी भी टाइप में आए। आप ईयर देख लेना, मेंशन की हुई है, लगभग क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जैसे देखो जून में आया हुआ है, जून 2020 में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने बता दिया कौन सी ईयर में आए हुए हैं। चलो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, एक्वेशन और दैट विच इज नॉट अंडर इट्स कंट्रोल एंड पोजेशन। कि एक्वेशन करना है जो उसके पोजेशन में अब नहीं है। ठीक है, उसे एक्वायर करना है, उसे पोजेस करना है, उसे कंट्रोल करना है। ठीक है, उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल व्हाट हैज बीन एक्वायर्ड। प्रिजर्व करना है जो भी एक्वायर हो चुका है, जो भी अभी तक कंट्रोल किया है। ठीक है, उसके बाद है असेंटुएशन ऑफ व्हाट हैज बीन प्रिजर्व। जो भी प्रिजर्व किया है उसको बढ़ाने का काम, ठीक है, उसे इंक्रीज करने का काम। और डी ऑप्शन दिया हुआ है एम्पायर बिल्डिंग ओनली, तो जो डी ऑप्शन है वो गलत है। एम्पायर बिल्डिंग का काम, ओनली एम्पायर बिल्डिंग का काम नहीं है स्टेट का। ठीक है, और सारे ठीक है, एक्वेशन करना और प्रिजर्व करना, उसके बाद उसे इंक्रीज करना। ठीक है, उसके बाद एक और बताया है कि जो भी एक्वायर किया हुआ है, जो भी प्रिजर्व किया हुआ है, वो भी जो सरप्लस बचा हुआ है वो नीडेड पर्सन के पास डिस्ट्रीब्यूट करना भी एक स्टेट का काम है। ठीक है, ये चार काम स्टेट के हैं जो उनकी दंड नीति जो पॉलिटिक्स के अंदर दिए हुए हैं कौटिल्या ने, वो चार काम दिए हुए हैं, जिसमें तीन काम तो यहाँ मेंशन किए हुए हैं। चौथा काम ये है कि जो एक्वायर है, जो उसके पास है, उसे जो नीडेड पर्सन है उसके पास बांटना। ठीक है, जो भी सरप्लस बचा है उन्हें। उसके बाद है अग्नासूत्ता इज रिलेटेड टू। जो अग्नासूत्ता है वो किससे रिलेटेड है ये हमें बताना है। पहला है हिंदू फिलोसफी, देन बुद्धिस्ट फिलोसफी, देन जैन फिलोसफी, देन वेदांता फिलोसफी। तो सबको पता है अग्नासूत्ता जो है वो बुद्धिस्ट फिलोसफी से रिलेटेड है। और जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है उसके अंदर 34 सूत्रास हैं। ठीक है, अग्नासूत्ता है वो दिघा निकाय के अंदर दी हुई है, और वो अग्नासूत्ता है वो बताती है कि सोशल डेवलपमेंट कैसे हुई, या फिर जो ह्यूमन सोसाइटी है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, और जो इंस्टीट्यूशन ऑफ किनशिप है, जो राजा का इंस्टीट्यूशन है, वो कैसे बना। ठीक है, उसके बारे में डील करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी फर्स्टली ज्वाइंड बाय ईवी रामास्वामी परियार। जो ईवी रामास्वामी परियार थे उन्होंने सबसे पहले कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था वो बताना है हमें। भारतीय जनता पार्टी, देन इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद जस्टिस पार्टी, देन कम्युनिस्ट पार्टी। तो उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे पहले ज्वाइन किया था। ठीक है, सबसे पहली पार्टी जो ज्वाइन की थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। और कब ज्वाइन की थी? 1999 के अंदर ज्वाइन की थी, और लेफ्ट की थी उन्होंने 1925 में। ठीक है, इतने साल तक वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से एसोसिएटेड रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Who among the following was strongly opposed the पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। जो पंचायती राज सिस्टम है उसको स्ट्रांगली अपोज किन्होंने किया है? ठीक है, B.R. अम्बेडकर, देन जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और महात्मा गांधी। ये सबको पता होगा। जो B.R. अम्बेडकर हैं वो पंचायती राज को बहुत ज्यादा अपोज करते हैं। वो कहते हैं कि पंचायती राज को जब लीगल कर देंगे तो हम उन्हीं लोगों को पावर दे रहे हैं जो इलाइट क्लास है, जो रूरल एरिया में जो इलाइट क्लास है, जो लोअर जो कास्ट है उसका एक्सप्लॉयटेशन करती है। ठीक है, तो पंचायती राज को एक लीगल जो स्टेटस देना या फिर उसे सिस्टम के रूप में इस्टेब्लिश करना एक एक्सप्लॉयटेशन होगा। ठीक है, जो लोअर क्लास है उसका, तो इसलिए वो अपोज करते हैं। उसके बाद है, हु हैज गिवन द आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का आइडिया इनमें से किन्होंने दिया है? वी डी सावरकर, देन के बी हेडबार, देन उसके बाद है B.S. मुंजे, उसके बाद है MS गोलवाकर।
तो जो हिंदू राष्ट्र का आइडिया है वो वीडी सावरकर का है, ठीक है। और वीडी सावरकर के बारे में आप पढ़ के भी जाना, क्योंकि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है वीडी सावरकर, क्योंकि जो हमारी अभी करंट की गवर्नमेंट है वो जो सावरकर जी थे उनकी आइडियोलॉजी पे चलती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। उसके बाद है जो अग्नसूत्र है वो किससे डील करता है वो हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। उसके बाद ऑप्शन दिए हुए हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ, देन ओरिजिन ऑफ सोशल ऑर्डर एंड कास्ट, सी ऑप्शन है ओरिजिन ऑफ सेकुलरिज्म, देन ओरिजिन ऑफ सिक्स फोल्ड पॉलिसी। तो जो अग्नसूत्र है मैंने पहले क्वेश्चन आ चुका उसमें बता दिया है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में डील करती है, देन ओरिजिन ऑफ सोशल ऑर्डर, ठीक है, उसके बारे में डील करती है। तो ए और बी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कबीर। कबीर के साथ में कौन सी बात रिलेटेड नहीं है, कौन सी चीज रिलेटेड नहीं है। बेगमपुरा, देन भक्ति, उसके बाद है पंचवाणी, देन जेंडर इनइक्वलिटी। तो जो बेगमपुरा है वो कबीर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। पंचवाणी रिलेटेड है, भक्ति मूवमेंट से थे वो बिल्कुल रिलेटेड है। जेंडर इनइक्वलिटी, कभी उन्होंने इक्वलिटी की बात नहीं की, इक्वलिटी में ही यकीन किया, तो ये भी उससे रिलेटेड है। बेगमपुरा रिलेटेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8th है विच इंसिडेंट मेड परियार एंड अथीस्ट। इनमें से कौन सी इंसिडेंट है जो परियार, जो ईवी रामास्वामी परियार है उन्हें एक अथीस्ट बना देती है, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, देन काशी पिलग्रिम इंसिडेंट, देन द्रविड़ा नेशनल मूवमेंट, उसके बाद है डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है जो काशी पिलग्रिमेज इंसिडेंट हुई थी उनके साथ में, वो उन्हें एक अथीस्ट बना दे देती है। उसके अंदर हुआ क्या था कि वो पहले हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, ठीक है। तो वो काशी विश्वनाथ वहां पे गए थे दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर उन्होंने जाके देखा कि वहां पे हालत बहुत खराब है, वहां पे लोग भीख मांग रहे हैं, वहां पे डेड बॉडीज वहां पे फ्लोट कर रही हैं, ठीक है। तो वो वहां पे जो रियलिटी है वो समझते हैं कि जो ब्राह्मण है वो मतलब क्या दिखाते हैं और क्या सच में है, जो रियलिटी में क्या है उस चीज को समझते हैं, ठीक है। उसके बाद इंसिडेंट क्या हुई थी उनके साथ में कि उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी थी, तो वो खाना खाने के लिए अंदर एंटर करते हैं। तो जहां पे वो एंटर करते हैं वहां पे ओनली ब्राह्मण्स खाना खा सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें रिफ्यूज कर दिया जाता है, उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता। उसके बाद वो उन्हें भूख ज्यादा लगी हुई थी, तो वो अपने आप को भेष बदल के और जनेऊ धारण करके फिर एंटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बट उनके जैसे मूछें थी, तो जो वहां पे गार्ड था तो उन्होंने मूछों से उसने पहचान लिया कि ये ब्राह्मण नहीं है, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण उस टाइम पे मूछें अलाउड नहीं थी ब्राह्मण्स को, ठीक है। तो उन्हें बाहर फेंक दिया गया था और स्ट्रीट के अंदर एक गली के अंदर धक्का मार दिया था। तो उनको इतनी भूख लगी थी उस टाइम पे, जो स्ट्रीट में खाना बचा हुआ था, जो फेंका हुआ था, वो उन्हें खाना पड़ा था। इस इंसिडेंट ने उन्हें एथिस्ट बना दिया और बाद में उन्हें पता चला था कि जो खाना भोज जो वहां पे चल रहा था वो एक नॉन ब्राह्मण ने ही वहां पे ऑर्गेनाइज करवाया हुआ था, ठीक है। तो वो देखते हैं कि रियलिटी क्या है और ब्राह्मण्स दिखाते क्या है, ठीक है, उस वजह से वो एथिस्ट बन जाते हैं। उसके बाद आता है अर्थशास्त्र इज नोन एज। अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति, देन स्मृति, उसके बाद है संहिता, देन नीति शास्त्र। अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, ओनली ये नहीं है कि जो अर्थशास्त्र है वैसे उसका मीनिंग होता है द पॉलिटिक्स, द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। एक सेकेंड यार, ओके। अर्थशास्त्र का मीनिंग है साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। बट अर्थशास्त्र के अंदर ओनली ये नहीं है कि राजा क्या करेगा, क्या उसका कर्तव्य होना चाहिए, वही दे रखा है। उसमें हर चीज के बारे में दे रखा है, सोसाइटी की हर एस्पेक्ट के बारे में दे रखा है। वेलफेयर स्टेट क्या होगा, राजा को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। और जो सिस्टम होगा वो कैसे होगा, जो सोशल ऑर्डर होगा वो कैसे होगा, किसको क्या काम करना है, ठीक है। हर चीज के बारे में नीति है, तो उसे नीति शास्त्र भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है Given below are two statement about the difference between passive resistance and सत्याग्रह। जो पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह है उसके बारे में स्टेटमेंट दे रखी है, तो हमें ये बताना है कौन सी ट्रू है और कौन सी नहीं है। तो इसमें पहली स्टेटमेंट है पैसिव रेजिस्टेंस इज वेपन ऑफ वीकर सेक्शन, देन सत्याग्रह नेवर डिजायर टू टेररिटाइज अपोनेंट। कहता है कि पैसिव रेजिस्टेंस है वो वेपन है वीकर सेक्शन का, और सत्याग्रह कभी भी जो
जो वीक ओपोनेंट होता है उसे टेररिटाइज काम, उसे डराने का काम नहीं करता है, ठीक है, सत्याग्रह। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह के बारे में। नेक्स्ट है पैसिव रेसिस्टेंस इज नेगेटिव इन प्रैक्टिस, बिल्कुल सही है। पैसिव रेसिस्टेंस नेगेटिव है प्रैक्टिस में, क्योंकि वो वॉयलेंस के लिए भी मतलब कि हमें रेसिस्ट करना है नेगेटिवली, ठीक है। उसके बाद जो सत्याग्रह है वो पॉजिटिव मॉरलिटी है, ठीक है, ये भी सही बात है, तो बी ऑप्शन भी सही है। उसके बाद है पैसिव रेसिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू सत्याग्रह, ये गलत बात है। पैसिव रेसिस्टेंस और सत्याग्रह सेम बात नहीं है, ये गांधी जी ने खुद अपनी बुक के अंदर इस बात से नकारा है कि ये सेम बात नहीं है। उसके बाद है पैसिव रेसिस्टेंस इज नॉट अफ्रेड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ वाइल सत्याग्रह इज अफ्रेड ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, ये भी गलत है, क्योंकि सत्याग्रह फिजिकल स्ट्रेंथ से कभी भी अफ्रेड नहीं है, ठीक है, कभी डरता नहीं है। सत्याग्रह कहता है कि फिजिकल जो स्ट्रेंथ है उससे डरने वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है, उसके सामने खड़े हो, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा सत्याग्रह कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कंपनी या फिर ब्रिटिशर्स अगर मार रहे हैं तो वो सह रहे हैं, ठीक है, तो फिजिकल स्ट्रेंथ कोई उससे डरने वाली बात नहीं है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, दोनों गलत हैं, और ए और बी सही है, तो हमें सही स्टेटमेंट बतानी है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी, जयप्रकाश नारायण ने इनमें से कौन कौन सी पार्टी बनाई थी वो हमें बताना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, देन भूदान आंदोलन पार्टी, उसके बाद है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, देन डेमोक्रेटिक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो सबसे पहले तो जो जयप्रकाश नारायण थे उन्होंने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। सबसे पहले कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाई थी वो उन्होंने 1934 के अंदर बनाई थी, ठीक है, और उसके प्रेसिडेंट थे जो आचार्य नरेंद्र देव थे ना, वो उनके प्रेसिडेंट थे, और जो जयप्रकाश नारायण थे वो उनके जनरल सेक्रेटरी थे। उसके बाद उन्होंने दूसरी पार्टी बनाई थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जो कि उन्होंने 1952 के अंदर बनाई थी, ठीक है, 1952 के अंदर बनाई थी। और ये पार्टी जो कांग्रेस के अपोजिट में एक प्लेटफॉर्म खड़े करने के लिए बनाई थी, कि कांग्रेस के अपोजिट में लोग वहां पे खड़े हों, उनके मतलब माइनॉरिटीज को वहां पे जगह मिले, ठीक है, उनके लिए बनाई थी। और बाद में जयप्रकाश नारायण ने अपनी लाइफ जो भूदान आंदोलन हुआ था उसको समर्पित करती, जो कि विनोबा भावे ने चलाई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ओके, हमें ये बताने कौन सी बनाई थी, तो ए और सी वाला हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। उसके बाद है फतवा ए जहांदारी ऑफ जियाउद्दीन बरानी इज रिलेटेड टू, जो फतवा ए जहांदारी बुक है जियाउद्दीन बरानी की, वो किससे रिलेटेड है, उसके अंदर क्या बताया गया है ये हमें बताना है। एडवाइसेस फॉर द मुस्लिम किंग इन ऑर्डर टू अर्न रिलीजियस मेरिट एंड ग्रेटिट्यूड ऑफ सब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है। जो फतवा जानदारी है उसके अंदर यही बताया गया है कि मुस्लिम किंग्स को रिलीजियस जो मेरिट है वो कैसे अर्न करे और ग्रेटिट्यूड कैसे ले सब्जेक्ट से, ठीक है। जो वहां पे उनके जो लोग हैं वहां पे जिनके ऊपर वो राज करते हैं, तो उनसे ग्रेटिट्यूड, उनसे सम्मान कैसे लिया जाए, ठीक है, वो सब बताया जाता है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, जो बी में दिया गया है, और बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, आप पढ़ लेना अगर आप चाहते हो तो। उसके बाद नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिगार्ड टू पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई के बारे में हमें कौन सी स्टेटमेंट सही है ये बताना है। सी वॉज स्ट्रॉन्ग स्पॉटर ऑफ हिंदू फिलोसफी, ये तो बिल्कुल गलत बात है, वो हिंदू फिलोसफी को सपोर्ट नहीं करती हैं, क्योंकि उनकी लाइफ जब वो लाइफ के मतलब कि यू लगा लो कि जो उनकी 70s की एज थी, उस टाइम पे उन्होंने हिंदू रिलीजन भी छोड़ दिया था, क्रिश्चियन अपना लिया था, ठीक है। तो हिंदू फिलोसफी को वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट आता है कि सी वॉज पियनर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वो एजुकेशन, वुमेन्स की एजुकेशन की बात करती है और इमेंसिपेशन की बात करती है, उनके एम्पावरमेंट की बात करती है, ठीक है। उसके बाद है सी वॉज राइटर ऑफ द द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने ये बुक लिखी थी द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। उसके बाद है सी वॉज एंटी क्रिश्चियनिटी, ये भी गलत है, एंटी क्रिश्चियनिटी वो बिल्कुल नहीं थी, ठीक है। वो मतलब क्रिश्चियन को वैसे अडॉप्ट कर लेती है, बट बाद में क्रिश्चियनिटी को भी थोड़ा क्रिटिसाइज करती है, बट एंटी क्रिश्चियन नहीं थी, ठीक है। तो बी और सी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया आर ट्रू। वुमेन मूवमेंट के बारे में इंडिया में कौन सी बातें ट्रू हैं वो हमें बतानी है। आर्य समाज वॉज कंसर्न्ड अबाउट द वुमेन्स आर्य समाज वॉज नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वुमेन इश्यू एट ऑल। ये गलत बात है। आर्य समाज कंसर्न्ड है, ठीक है, तो नहीं लगा दिया तो बिल्कुल गलत बात है। उसके बाद है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वॉज सेटअप इन 1924, ये भी गलत बात है। जो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 1927 के अंदर हुई थी, ठीक है, याद रखना। उसके बाद है सरोजनी नायडू एंड एनी बेसेंट रेज द इश्यू ऑफ राइट ऑफ वुमेन टू राइट टू वोट फॉर वुमेन, बिल्कुल सही है। सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट ने इश्यू उठाया था वुमेन्स को राइट टू वोट हो। उसके बाद है तिलक गणेश उत्सव वर मेनली एम एट ड्रॉइंग वुमेन इन नेशनल मूवमेंट, सही बात है, ठीक है। तो हमारा सी और डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन सही ही है। उसके बाद है मैच करना है हमें। ये कुछ वर्क दिए हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर के, उनकी राइटिंग्स दी हुई हैं और उनके अंदर कंटेंट क्या है उनके वर्क का वो उसके साथ हमें मैच करना है। फर्स्ट है गीतांजलि, देन गोरा, देन साधना, उसके बाद है घरे बारे। तो पहली जो गीतांजलि जो उनकी बुक है वो डिवोशन टू गॉड की बात करती है कि गॉड से डिवोट करना है, गॉड को डिवोट करना है खुद को, ठीक है। उसके बाद जो गोरा है वो बात करती है जो कॉलोनियल इंडिया के अंदर जो एक्सप्लोइटेशन हो रहा था इंडियंस का उसके बारे में, ठीक है, जो एनालिसिस ऑफ मल्टीफेरियस सोशल लाइफ इन कॉलोनियल इंडिया, जो कॉलोनियल इंडिया के अंदर जो लाइफ हो गई थी एक इंडियन की उसके बारे में। उसके बाद है साधना, साधना बात करती है द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ कि लाइफ के रियलाइजेशन के बारे में। उसके बाद है घरे बारे, द होम एंड द वर्ल्ड, ये डीपर मीनिंग ऑफ द लाइफ, ठीक है, इन द बैकड्रॉप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट के बैकड्रॉप में उसके रिगार्ड में डीपर मीनिंग क्या है लाइफ का उसके बारे में बात करती है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, A2, B4, C1, D3, ठीक है। उसके बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनकी कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, उनके बारे में देखना। जो चोखर बाली है, एक बुक है उनकी चोखर बाली, आई शुड राइट हियर, उनकी बुक है चोखर बाली, ठीक है। उसके अंदर वो एक्स्ट्रा मैरिटियल अफेयर की बात करते हैं, अफेयर, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट बुक आती है द पोस्ट मास्टर। उन्होंने बहुत बुक लिखी है, वैसे सभी तो हमारे याद नहीं हो सकती बट फिर भी इंपॉर्टेंट हम याद कर सकते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने लोनलीनेस के बारे में बताया कि एक इंसान लोनलीनेस कैसे अकेला पड़ जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो अपनी जिंदगी के मीनिंग को कैसे मतलब कैसे निकालता है, कैसे ढूंढता है, उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आती है उनकी एक और भी इंपॉर्टेंट बुक है, वो है काबुल वाला, काबुली वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ी भी होगी इनकी कहानी, ठीक है। ये है कि एक फ्रूट सेलर आता है काबुल से, ठीक है, तो वो एक जो स्टोरी का नैरेटर है उनकी जो डॉटर है उनके साथ में एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, उनके बीच में, तो उनकी स्टोरी है ये काबुली वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हु कॉल्ड 1857 रिवोल्ट एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पता होना चाहिए, इनमें से किन्होंने जो 1857 का वॉर हुआ था उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो वी.डी. सावरकर है, उन्होंने कहा है जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का वॉर है। उनकी एक बुक लिखी थी उन्होंने 1909 के अंदर, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, आई शुड मेंशन हियर द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ठीक है, ठीक है। 1909 की बुक है उनकी जिसमें उन्होंने कहा है जो 1857 का रिवोल्ट है उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये बात याद रखना। वी.डी. सावरकर के बारे में जो भी क्वेश्चन आए, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आप पढ़ के जरूर जाना, ठीक है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर अब भी जो स्पीच हुई थी उनकी 15 अगस्त पे, उन्होंने उसमें भी वी.डी. सावरकर को मेंशन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो स्टेटमेंट दी हुई है, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। स्वदेशी बाइकॉट एंड नेशनल एजुकेशन एंड पैसिव रेजिस्टेंस वर द
मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट यूज बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने उन्होंने बाइकॉट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, पैसिव रेजिस्टेंस, इन सभी को यूज किया है, ठीक है, नेशनल मूवमेंट के अंदर। उसके बाद है बाइकॉट वॉज एक्सेप्टेड टू बी एंड अफेक्टिव वेपन बाय द तिलक। बिल्कुल सही बात है, बाइकॉट को उन्होंने अफेक्टिव वेपन माना है, ठीक है, तिलक ने। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आपस में रिलेट कर रही है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट आता है राम मनोहर लोहिया वॉज अपोज टू। जो राम मनोहर लोहिया है वो अपोज किन किन चीजों का करते हैं? कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, बिल्कुल सही बात है, कैपिटलिज्म के विरोधी है वो, पूंजीवादी के विरोध में, कम्युनिज्म इनके भी विरोध में है, ठीक है, तो ये भी सही है, तो ए और बी सही आंसर है। सोशलिज्म के वो सपोर्टर हैं, ठीक है, और डिसेंट्रलाइजेशन को भी सपोर्ट करते हैं, वो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। जो राम मनोहर लोहिया है वो गांधी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और उन्होंने गांधी के ऊपर बुक भी लिखी है, ठीक है, गांधी जी के ऊपर। नेक्स्ट आता है In which year Government of India decided to celebrate the birthday of स्वामी विवेकानंद as National Youth Day? नेशनल यूथ डे के रूप में जो स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे कब से मनाया जा रहा है, ठीक है, किस ईयर में डिसाइड हुआ था, तो ये हमें बताना है। तो ये 1984 के अंदर डिसाइड किया गया था कि नेशनल यूथ डे के रूप में हम मनाएंगे जो स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे, जो कि कब आता है? 12 जनवरी को, ठीक है। और 1985 से कंटिन्यूअली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उस बर्थडे को, ठीक है, मतलब कि नेशनल यूथ डे को 1985 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके बाद आता है द टर्म संस्कृताइजेशन वॉज कॉइन्ड बाय। जो टर्म है संस्कृताइजेशन वो किसने कॉइन किया? एम.एन. श्रीनिवासन, देन एम.एस. गोलवाकर, देन एस.पी. मुखर्जी, उसके बाद है आंद्रे बेटेली। तो इसका करेक्ट आंसर है जो एम.एन. श्रीनिवासन है, उन्होंने कॉइन किए। उन्होंने संस्कृताइजेशन कहा है कि जो लोअर कास्ट जो पीपल हैं, जो लोअर कास्ट में जो लोग हैं वो अपने आप को संस्कृताइज कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि अपर कास्ट जो लोग थे उनके जो वो करते थे, ठीक है, और अपनी काफी ऐसी चीजों को छोड़ रहे हैं जो कि उन्हें लोअर कास्ट बनाती है, ठीक है, ऐसे कई काम वो छोड़ चुके हैं और अपने आप को संस्कृताइज कर रहे हैं, ठीक है, अपर कास्ट में ले जाने के लिए। तो एम.एन. श्रीनिवासन ने उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। और एम.एन. श्रीनिवासन के एक बुक है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कूर्ग ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, उनके अंदर इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। उसके बाद आता है अरेंज द फॉलोइंग आश्रम एंड इंस्टीट्यूशन फाउंडेड बाय द गांधी। गांधी के कुछ आश्रम और इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं, इन्हें हमें अरेंज करना है टाइम के अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजिकली, कि कौन सा पहले किया कौन सा बाद में किया, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो पहला है फोनेक सेटलमेंट। जो फोनेक सेटलमेंट है उन्होंने दुरहम के अंदर इस्टेब्लिश किया था। दुरहम है साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है, 1914 के अंदर इस्टेब्लिश किया था ये उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है कोचरब आश्रम, ये उन्होंने अहमदाबाद में इस्टेब्लिश किया था और कब किया था? 15 मई 1915 के अंदर, ठीक है। उसके बाद है सेवाग्राम आश्रम, वो उन्होंने 1936 के अंदर इस्टेब्लिश किया था और ये 1936 के अंदर इस्टेब्लिश किया था और ये महाराष्ट्र के अंदर है, जहां पे गांधी जी अपनी लाइफ के लास्ट एंड तक भी रहे थे, ठीक है, 1936 से लेके 1948 तक गांधी जी वहीं रहते थे, ठीक है। उसके बाद टॉल्स्टॉय फॉर्म, ये उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर ही इस्टेब्लिश किया था 1910 के अंदर, पर बाद में ये डिसबैंडेड भी हो गया था, ठीक है, 1910। तो हमारा क्या बन गया? क्रोनोलॉजी बन गई ADBC। देखते हैं किस में दी हुई है, ये हमारी बी ऑप्शन में दी हुई है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद है पंडिता रामाबाई वॉज अकॉर्डेड द टाइटल ऑफ पंडिता। जो पंडिता रामाबाई थी उनको जो टाइटल मिला था पंडिता, वो किस लिए मिला था ये हमें बताना है। सोशल रिफॉर्म, देन इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन, उसके बाद इरेडिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, देन बीइंग अ संस्कृत स्कॉलर। तो किसके लिए मिला था ये हम पहले भी कर चुके हैं ये क्वेश्चन। तो ये है संस्कृत स्कॉलर होने की वजह से उन्हें टाइटल मिला था, और किसने दिया था? ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने दिया था, ठीक है, याद रखना, क्या पता क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पंडिता रामाबाई के बारे में लगातार 2-3 साल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और जो हमारे जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर है उनका वेटेज जो लास्ट के
साल हैं, अभी 2-3 साल से लगातार ज्यादा होता जा रहा है। उससे पहले जो वेटेज था उसमें सिर्फ 1-2 क्वेश्चन आते थे जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से आते थे, बट लास्ट ईयर्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हर में 6 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर को ध्यान से पढ़ें। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग्स वर एसोसिएटेड विद मोहम्मद इकबाल। जो मोहम्मद इकबाल है उनके बारे में उनकी कौन कौन सी राइटिंग है वो हमें बताना है। तराना ए हिंद, बिल्कुल सही बात है, उनकी राइटिंग 1905 के अंदर उन्होंने लिखी थी, जिसके अंदर जो वो सॉन्ग भी है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, उसके बाद है द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, ये भी उनकी बुक है, बिल्कुल सही बात है। देन उसके बाद हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम, ये नहीं है उनकी बुक। उसके बाद है द बंगे धारा, ये उनकी बुक है। तो करेक्ट ऑप्शन बन गया ए, बी एंड डी, किसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है सी ऑप्शन में हमारे बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, ये उन्होंने दिया। एक और बुक है, वो है उनकी द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। ठीक है, ये भी उनकी इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार आती है कि ये किन की लिखी हुई है, तो आप याद रखना कि ये बुक मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूज़पेपर इज नॉट रिलेटेड टू तिलक। तिलक के से कौन सा न्यूज़पेपर रिलेट नहीं है वो हमें बताना है। तो तिलक से रिलेटेड अभी करते हैं। जो तिलक से केसरी, बिल्कुल तिलक ने स्टार्ट किया था, जो केसरी न्यूज़पेपर है। उसके बाद मराठा भी तिलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है, और जो मराठा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में, याद रखना, और जो केसरी है वो मराठी लैंग्वेज के अंदर है। ठीक है, मिस्टेक मत कर देना कि मराठा मराठी में होगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मराठी लैंग्वेज में, वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। असर्सन और रीजनिंग में आ भी सकता है ये क्वेश्चन। सुधारक तिलक का नहीं है। जो सुधारक जो वीकली है या न्यूज़पेपर है वो गोपाल गणेश अगारकर थे। ठीक है, उनका है, वो एडिट करते थे इसे। उसके बाद जो हरिजन है वो सबको पता होगा, वो गांधी जी का है। तो कौन सा नहीं है वो हमें बताना था। सी और डी नहीं है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बुक्स दी हुई है उनके, मतलब थिंकर्स किन किन ने कौन सी बुक लिखी है वो हमें मैच करनी है। सबसे पहले जो हमें पता है वो लेते हैं गीतांजलि, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने, सबको पता होगा गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। उसके बाद है सावित्री एलिगेंट, ये राम मनोहर लोहिया ने लिखी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। उसके बाद जो मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म है, ओह सॉरी मुझसे गलती हुई, सावित्री बुक है वो अरविंदो ने लिखी हुई है। ठीक है, जो मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म है वो राम मनोहर लोहिया ने लिखी हुई है। ठीक है, क्योंकि राम मनोहर लोहिया जो गांधी से काफी प्रभावित थे। ठीक है, तो उन्होंने गांधी के बारे में लिखा है और सोशलिज्म से भी प्रभावित थे, मार्क्स से भी, तो आप नाम से समझ जाना। उसके बाद गांधी एंड गांधीज्म डॉक्टर अंबेडकर की बुक है। ठीक है, ये भी सबको पता होगी। जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उन्हें बार बार आप मुंह से जब बोलोगे, जब क्वेश्चन में वो बार बार दिखेगी ना, अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगी कौन सी बुक किससे रिलेट करती है। उनके आइडियाज से ही उनके बुक का नाम रहता है, उनकी थियरीज भी उन्हीं से रिलेटेड रहती है। आप काफी चीजें रिलेट करोगे जब बार बार वो चीजें आपके सामने आएगी। ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो 25 का हमारा क्या आंसर बनेगा, A3, B4, C1, D2। तो देखते हैं किसमें दे रखा है हमारा, बिल्कुल सही ऑप्शन ए दे रखा है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। उसके बाद है हाउ मेनी प्रकृतिज ऑफ मंडल थियरी ऑफ द स्टेट आर इन्यूमरेटेड बाय कौटिल्य। कौटिल्य ने अपनी मंडल थियरी के अंदर कितनी प्रकृति बताई है। ठीक है, 60, 68, 70 एंड 72 प्रकृतिज बताई है कौटिल्य ने अपनी बुक के, जो मंडल थियरी है उसके अंदर। ठीक है, तो उन्होंने नोशन दिया था राजमंडल थियरी, उन्होंने एक थियरी दी थी राजमंडल थियरी, जिसके अंदर वो बताते हैं राजमंडल थियरी, वो बताते हैं कि 4 प्रिंसिपल टाइप के स्टेट्स होते हैं। ठीक है, ये फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, उन्होंने उस टाइम पे जो फॉरेन पॉलिसी थी उससे रिलेटेड। वो कहते हैं पहला है विजिगेसु, ठीक है, उसके बाद सेकंड है अरी, देन उसके बाद है मध्यमा, उसके बाद नेक्स्ट है उदासीना। ठीक है, जो हमारे पड़ोसी होते हैं उनकी थियरी इस पे बेस है कि हमारा पड़ोसी जो है
ये पड़ोसी, ये दुश्मन ही होगा, ठीक है, और इसका जो पड़ोसी होगा वो हमारा दोस्त होगा, ठीक है। तो ऐसे कर करके उन्होंने पूरी राजमंडल थ्योरी दी है, ठीक है, जिसके अंदर वो बताते हैं कि 12 किंग और 60 टाइप की उनकी कंसिडरेशंस हो जाती हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के कितनी हो जाती है? 72। जो ये राजमंडल थ्योरी है बाद में हम अच्छे से समझेंगे, अभी हमारे पास टाइम कम है तो हम ऐसे ही थोड़ा बहुत कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी है कौटिल्य को समझना, क्योंकि उन्होंने हर सब्जेक्ट पे लिखा हुआ है, तो इतना बड़ा हम अभी कर लें ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो 72 उन्होंने प्रकृतिज बताई है, याद रखना ये बात, ठीक है। और कौटिल्य के बारे में क्वेश्चन आता ही है, ये भी जरूरी बात है। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो अग्ना सूत्र है बुद्धिस्ट फिलोसफी के, वो किससे है, उसके अंदर वो क्या है, ठीक है। इज द 27 सूत्रा ऑफ दिघा निकाय, देन 27 सूत्रा ऑफ मझिमा निकाय, उसके बाद 26 सूत्रा ऑफ संयुक्ता निकाय, देन 27 सूत्रा ऑफ अंगुत्रा निकाय, ठीक है। तो 27 सूत्रा ऑफ दिघा निकाय है, ठीक है, याद रखना। बुद्धिस्ट फिलोसफी से इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है हमेशा। और उसके अंदर हमने पढ़ ही लिया था कि बुद्धा जो दिघा निकाय था उसके अंदर बुद्धा डिस्कोर्स के बारे में बताता है, ये हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। बुद्धा का डिस्कोर्स है, उनका संवाद है, ठीक है। 2 ब्राह्मण्स की बात करता है, ये भी याद रखना, इसमें 2 ब्राह्मण्स के साथ बात करता है। वो किसके साथ डिस्कोर्स है? एक जो है वो है भारद्वाज, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्राह्मण है वो है वैशिष्ठ, ठीक है। तो याद रखना, कई बार ब्राह्मण्स का नाम भी आ जाता है कि कौन से ब्राह्मण की बात करते हैं किसके साथ, तो ये भी याद रखना। इसके अंदर डिस्कोर्स है बुद्धा का इन 2 ब्राह्मण्स के साथ। 27th सूत्ता ऑफ दिघा निकाय है, जो अग्ना उत्ता निकाय है, जो अग्ना उत्ता सूत्ता है ना, उसके अंदर ये दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म मीन्स, आज बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है वैसे, सॉरी फॉर दैट। इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म, इस उसके अंदर क्या क्या आएगा? ह्यूमन लाइफ इज नॉट आइसोलेटेड, बिल्कुल सही बात है। जो इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो दीनदयाल उपाध्याय ने दिया था, ठीक है, उपाध्याय, ये उन्होंने दिया था। और जो ये इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, फिर ये पॉलिटिकल फिलोसफी मतलब पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन के रूप में जनसंघ ने अपनी पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन बनानी थी 1965 के अंदर, ठीक है, ये बात भी याद रखना। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ह्यूमन लाइफ इज नॉट आइसोलेटेड, बिल्कुल सही बात है कि ह्यूमन लाइफ आइसोलेटेड नहीं है, वो ये बात करते हैं। उसके बाद है हार्मनी अमंग द इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेशन, बिल्कुल सही बात है, वो इन चीजों की बात करते हैं कि हार्मनी होनी चाहिए इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेशन के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि द असेंशियल यूनिटी ऑफ मैन, बिल्कुल सही बात है, असेंशियल यूनिटी होनी चाहिए मैन के अंदर। उसके बाद स्टेट इज सुपीरियर देन नेशन, ये बिल्कुल नहीं कहते कि स्टेट सुपीरियर है नेशन से, ठीक है। आपको डिफरेंस पता है नेशन और स्टेट के बीच में? अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बाद में समझाएंगे, ठीक है। तो हमारे ए बी सी बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए बिल्कुल सही है। देन 2 स्टेटमेंट दी हुई है, असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू गांधी पॉलिटिक्स डाइवर्स फ्रॉम द रिलीजन इज डेथ ट्रैप, बिल्कुल सही बात है। गांधी कहते हैं कि जब पॉलिटिक्स को रिलीजन से अलग कर देते हैं वो एक डेथ ट्रैप की तरह हो जाती है, ठीक है, एक मारने के लिए ट्रैप बन जाती है, बिल्कुल सही बात है। गांधी रिलीजन और जो पॉलिटिक्स है उन्हें एक साथ मिला के देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि रिलीजन के बिना तो सोल ही मर जाती है, ठीक है। उसके बाद है द एंट्री ऑफ रिलीजन इनटू द पॉलिटिक्स इज नेसेसरी बिकॉज विदाउट रिलीजन इट मेक्स इट टेक अ कॉम्युनल कलर, बिल्कुल सही बात है। गांधी कहते हैं कि बिना रिलीजन के वो एक कॉम्युनल कलर ले लेती है, दोनों सही बात है और आपस में रिलेट करती हैं, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है गांधी बिलीव इन, गांधी किस में बिलीव करते हैं? एंड जस्टिफाई मीन्स जस्टिफाई द एंड, नाइदर एंड जस्टिफाई मीन्स नॉर मीन्स जस्टिफाई द एंड, देन एंड मीन्स बोथ शुड बी जस्टिफाई, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गांधी कहते हैं एंड और मीन्स बिल्कुल जस्टिफाई होने चाहिए, आपके मीन्स भी जस्टिफाई होने चाहिए, तभी आप जस्ट एंड को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। वो कहते हैं दोनों जस्टिफाइड होने चाहिए। उसके बाद आता है हु रोट द बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण है, उनकी बायोग्राफी किन्होंने लिखी है? जयप्रकाश नारायण खुद ने लिखी है या फिर रामवृक्षा बेनीपुरी ने लिखी है? रामवृक्षा बेनीपुरी, देन विनोदा भावे, उसके बाद है नम्बुरी
पद, ठीक है, नंबूदिरी पद, ठीक है। तो इन्होंने किन्होंने लिखी है, तो उनकी बायोग्राफी लिखी है राम वृक्षा बेनीपुरी, ठीक है, उन्होंने उनकी लिखी हुई है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, मैच करना है हमें, कौटिल्य के ऑर्गन दे रखे हैं स्टेट के, और कौन सा ऑर्गन कौन सा काम करता है, ठीक है। जो कौटिल्य की थियरी है, जो कौटिल्य ने थियरी बताई है ऑर्गन ऑफ स्टेट की, वो उन्हें ह्यूमन ऑर्गन के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। वो ऑर्गेनिक थियरी देते हैं कौटिल्य जो स्टेट की है, कि हर एक ऑर्गन एक ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे डिफरेंट ऑर्गन जो काम करते हैं उनसे वो कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं जो अमात्य है वो आइस की तरह काम करता है। एक सेकेंड, अमात्य स्टेट की आइस की तरह काम करता है। अमात्य है मतलब वहां का मिनिस्टर की बात कर रहा है, ठीक है, वहां के प्राइम मिनिस्टर जो होते थे, जैसे कौटिल्य वहां के प्राइम मिनिस्टर थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर में थे। उसके बाद जो सुरीद है वो ईयर्स है उनकी, ठीक है। देन जो दुर्ग है, जो किला है, वो उसकी आर्म्स हैं, उसकी बाजुएं हैं। देन जो कोश है वो माउथ की तरह काम करता है, ठीक है। उसके बाद जो कौटिल्य ने सप्तांग थ्योरी दी थी, ठीक है, सबको पता होगा सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, की स्टेट के 7 अंग होते हैं, ठीक है। जो किंग है वो उसकी नाभि है, ठीक है। क्या क्या ऑर्गन थे उसके? पहला था अमात्य, उसके बाद है दुर्ग, देन दुर्ग मतलब किला, उसके बाद मित्र जो उसके दोस्त हैं, कौन कौन उसका अलाई है। उसके बाद नेक्स्ट है बाला जो मिलिट्री जर्नल है, ठीक है, वहां का मिलिट्री हेड है। उसके बाद है कोश जो उसका धन है स्टेट का। देन नेक्स्ट है जो जनपद जो वहां की पब्लिक है, ठीक है, वहां की जनपद जो वहां की पब्लिक है, ठीक है, उसके बारे में। और 7 ऑर्गन के अलग अलग फंक्शन है वो उन्होंने बताए हैं। नेक्स्ट ओके, हमारा ऑप्शन क्या बन गया फिर? A2, B4, C3, A1, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आता है कि 2 स्टेटमेंट दी हुई है, एक तो हमें असर्शन और रीजनिंग की है, ये भी। फॉर गांधी इनलाइटेड अनार्की रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी विच फंक्शन विदाउट द कोरेसिव पावर ऑफ स्टेट, बिल्कुल सही बात है। गांधी एक फिलोसफिकल अनार्किस्ट थे, ठीक है, वो अनार्की की बात करते हैं। वो कहते हैं कि स्टेट की जरूरत ही नहीं है, हर इंडिविजुअल अपने आप को खुद कंट्रोल करेगा। वो कहते हैं कि वो एक ऐसी इनलाइटेड अनार्की, एक ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर स्टेट की बिना कोरेसिव पावर होती है, जो भी दंड नीति, दंड होता है ना कि स्टेट कोई भी फोर्स यूज करता है, ठीक है, तो वो कोरेसिव पावर होती है। वो कहता है कि किसी भी टाइप की कोरेसिव पावर की जरूरत ही नहीं है जो इनलाइटेड अनार्की है, बिल्कुल सही है। देन इंडिविजुअल हैव फुल कंट्रोल ऑफ देमसेल्फ, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आपस में रिलेट करती है, तो ए ऑप्शन हमारा सही, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ अंबेडकर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर के जो वर्क्स है उन्हें क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में हमें बताना है। द अनटचेबल, देन हु आर शूद्रास, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके बाद है द बुद्धा एंड धामा एंड हिज धामा या धर्मा। जो अनटचेबल बुक है उनकी 1948 के अंदर लिखी है उन्होंने, ठीक है। इनकी ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। जो अंबेडकर जो थे उन्होंने जितनी भी बुक लिखी है उनकी ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ जो मेंशन है उनकी तो सभी की इंपॉर्टेंट है। हु वर शूद्रास, ये 1946 की बुक है उनकी, ठीक है। उसके बाद है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1936 की बुक है उनकी। देन जो द बुद्धा एंड हिज धर्मा है वो 1957 की बुक है, ठीक है उनकी। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? CBAD, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट 35 नंबर है MN रॉय इंटीग्रल साइंटिफिक ह्यूमनिज्म इज नोन एज। जो MN रॉय का कॉन्सेप्ट था इंटीग्रल साइंटिफिक ह्यूमनिज्म, तो उसे क्या क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है? मार्क्सिज्म, ऑर्थोडॉक्स, देन साइंटिफिक सोशलिज्म, उसके बाद है न्यू ह्यूमनिज्म, बिल्कुल सही बात है, न्यू ह्यूमनिज्म कहते हैं, ठीक है, जिसे रेडिकल ह्यूमनिज्म भी कहते हैं, जो MN रॉय का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, कौन सी करेक्ट नहीं है? He was first to make political economy an independent subject, बिल्कुल सही बात है, पॉलिटिकल इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बनाते हैं।
देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही प्रोपाउंडेड अ थियरी ऑफ पॉलिटिक्स विच डील्ड विद द इमीडिएट प्रैक्टिकल कंसर्न ऑफ पॉलिटी। बिल्कुल सही बात है, जो भी प्रैक्टिकल बातें थी उनकी बात की है, उन प्रैक्टिकल जो कंसर्न थी, जो प्रॉब्लम थी उस टाइम की या आने वाले टाइम की, तो उसकी बात की है कौटिल्य ने। ठीक है, ऐसे आइडियलिज्म पे उन्होंने बात नहीं की है। बिल्कुल उनका स्टेट यूटोपिया नहीं है, वो रियलिस्टिक थे। ठीक है, यथार्थवादी थे कौटिल्य। उसके बाद जो नेक्स्ट है, ही इज क्रेडिटेड विद द बीइंग द फाउंडर ऑफ नीति शास्त्र ट्रेडिशन। गलत बात है। ठीक है, वो फाउंडर नहीं है नीति शास्त्र ट्रेडिशन के। उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम ही एम्फेसाइज द नीड फॉर स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है। तो जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। जो कौटिल्य थे उन्होंने ही स्ट्रॉन्ग स्टेट की बात की है सबसे पहले। उससे पहले छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट है 35 नंबर, फिर से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसके अंदर लिस्ट दी हुई है सोर्सेज और आइडिया की जो कि गांधी को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, गांधी जी को इन्फ्लुएंस करती है। उन्होंने कौन सा आइडिया कहां से लिया है वो हमें बताना है। तो जैनिज्म से कौन सा लिया है, वैष्णविज्म से कौन सा, रस्किन एंड टोल्स्टॉय से कौन सा, देन प्लेटो से कौन सा। तो जैनिज्म से उन्होंने जो नॉन वायलेंस का आइडिया है वो लिया है। ठीक है, उसके बाद जो वैष्णविज्म है उनसे उन्होंने कैथोलिसिटी ऑफ आउटलुक ये वाला आइडिया लिया है। उसके बाद है रस्किन एंड टोल्स्टॉय से उन्होंने जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन था उसके कंटेम्प करने के लिए, जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है उसका उन्होंने विरोध किया था और पैसिव रेजिस्टेंस की बात की थी। ठीक है, उसके खिलाफ में। उसके बाद प्लेटो से उन्होंने आइडियलिज्म का लिया है जो कि मॉरल वैल्यूज पे टिका हुआ है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, जो A4 B1 C2 देन D4 B ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड स्टार्टेड 2 वीकलीज, द कर्म योगी एंड द धर्मा। ठीक है, कर्म योगी और धर्मा है वो किन्होंने स्टार्ट की थी वो हमें बताना है। महात्मा गांधी, अरबिंदो, देन रनाडे, उसके बाद तिलक। तो ये अरबिंदो ने स्टार्ट की थी। ठीक है, और अरबिंदो का इससे पहले क्या क्वेश्चन आया था, उन्होंने एक बुक लिखी थी सावित्री जो ए लेजेंड। ठीक है, वो वाली बुक लिखी थी अरबिंदो ने। ये दोनों वीकली भी स्टार्ट की थी, द कर्म योगी एंड द धर्मा। ठीक है, और ये कब स्टार्ट की थी, 1909 के अंदर स्टार्ट की थी। और जो कर्म योगी है वो इंग्लिश में थी और धर्मा जो है वो बंगाली में थी। ठीक है, उनकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर से असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। एम.एन. रॉय डिड नॉट एक्सेप्ट मार्क्स मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ हिस्ट्री। बिल्कुल सही बात है, एम.एन. रॉय ने मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन को नहीं एक्सेप्ट किया है मार्क्स की को। ठीक है, वो कहते हैं कि वो डॉगमेटिक है। ठीक है, वो ट्रू पिक्चर्स नहीं देते। उसके बाद कहते हैं जो इंडिविजुअल के अंदर उसकी खुद की क्वालिटीज होती हैं, जो इनोवेशंस की होती हैं, खुद का आइडिया होता है, वो मर जाता है। ठीक है, उसकी वजह से कि हम हिस्ट्री को ऐसे देख रहे हैं कि वो एक मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है कि मटेरियल फोर्सेस से ही लड़ाई हुई है आपस में। ठीक है, हिस्ट्री को हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो इंडिविजुअल जो भी इनोवेशन उन्हें मार देता है। उसके बाद है, इट हैड एन एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड आइडियलिज्म। बिल्कुल सही बात है, वो कहते हैं कि उसके अंदर डिटर्मिनिज्म का और आइडियलिज्म का आइडिया है। ठीक है, एलिमेंट है, तो दोनों सही बात है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग सेड दैट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट हु अमंग द फॉलोइंग सेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट, द लैम्प्स आर शॉन ऑफ द व्हील एंड दे आर फीलिंग द इंटेंसिटी ऑफ कोल्ड। तो इनमें से किन की स्टेटमेंट है, ये किन्होंने कहा है, स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसके बारे में। तो ये डॉक्टर अंबेडकर की स्टेटमेंट है। ठीक है, उन्होंने इसके बारे में कहा है। उनका मानना था कि जो स्मॉल स्टेट होंगे उसकी माइनॉरिटीज का उसके अंदर अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, और जो उन्होंने सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी विरोध किया है कि सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होनी चाहिए, प्लूरल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए जिसके अंदर माइनॉरिटीज भी अपने जो लीडर है उन्हें भेज सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हु सेड कौटिल्याज अर्थशास्त्र एग्जेम्प्लीफाइड रेडिकल मैकियावेलिज्म। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो रेडिकल मैकियावेलिज्म है उसे एग्जेम्प्लीफाइड करता है, उसे और बढ़ाता है। ठीक है, कंपेयर टू मैकियावेलीज प्रिंस इज हार्मलेस। जो मैकियावेलीज प्रिंस है वो तो हार्मलेस है उसके आगे। ठीक है, उसे उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र वो बहुत ज्यादा रेडिकल मैकियावेलिज्म को बढ़ावा देता है। तो ये स्टेटमेंट किन्होंने कही है, वेबर, मॉर्गेंथो, देन वॉल्स, देन किसिंगर। तो ये स्टेटमेंट वेबर की है। ठीक है, वेबर कहते हैं कि जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है वो रेडिकल मैकियावेलिज्म को एक्सट्रीम पे ले जाती है, एग्जेम्प्लीफाइड करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42,
गांधी वॉज क्रिटिकल ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन एंड पार्टिकुलरली डिटेस्टेड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। बिल्कुल सही है, गांधी मटेरियल सिविलाइजेशन को क्रिटिक करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और उससे डिटेस्ट होने की बात करते हैं, उससे अलग होने की बात करते हैं। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है उसके क्रिटिक है, ठीक है, दोनों सही, एकदम सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट है, ही बिलीव्ड दैट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज डिस्ट्रॉइंग डीपर वैल्यू। सही बात है, डीपर वैल्यू जो भी है इंसान की मॉरल वैल्यूज है उन्हें डिस्ट्रॉय कर रहा है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, गांधी का ये मानना था। दोनों सही है, एक्सप्लेन भी कर रही है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि वो उसका रिलेट कर रही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि आपस में जब रिलेट करें दोनों स्टेटमेंट तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होता है कि दोनों ट्रू हो और आपस में रिलेट कर रही हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हाउ डिड गांधी डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ। गांधी ने अपने आप को डिस्क्राइब कैसे किया है, ये हम कर चुके हैं। फिलोसफिकल अनार्किस्ट, बिल्कुल सही बात है, वो अपने आप को फिलोसफिकल अनार्किस्ट कहते हैं, जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर भी आते हैं, गॉडविन भी आते हैं, बहुत सारे थिंकर जो अपने आप को अनार्किस्ट मानते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, फिर से असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है। मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको इस स्लाइड के अंदर या इस वीडियो के अंदर नहीं बता रही कि कैसे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो पहला है, असर्शन दी हुई है, कौटिल्य एम्फेसाइज द नीड फॉर अ स्ट्रॉन्ग रूलर। बिल्कुल सही बात है, कौटिल्य ने सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रूलर की बात की है कंट्री के अंदर। उसके बाद है, ही वॉज हैविंग एक्यूट अवेयरनेस ऑफ द डेंजर ऑफ अनार्की एज वेल एज एब्सोल्यूट नेसेसिटी टू इस्टेब्लिश ऑर्डर इन सोसाइटी। बिल्कुल सही है, वो अनार्की की जो डेंजर हो सकता है उसके बारे में भी जानते थे, और जो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कैसे मेंटेन किया जाए, इसलिए उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग रूलर की बात की है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आपस में रिलेट कर रही है, तो एकदम सही बात है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू इन केस ऑफ एम एन रॉय। एम एन रॉय के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो हमें बताना है। ही प्रिपेयर्ड अ मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। बिल्कुल सही है, एम एन रॉय ने एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था फ्री इंडिया के लिए। उसके बाद है, सॉवरन पावर वाज टू बी वेस्टेड इन द पीपल। सही बात है, उन्होंने कहा था कि सॉवरन पावर होगी वो पीपल्स के अंदर होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, पीपल्स कमेटी टू बी सेटअप इन विलेज, टाउन एंड सिटी। सही है, उन्होंने कहा था कि पीपल की कमेटी सेटअप होंगी विलेज के अंदर, टाउन के अंदर, सिटीज के अंदर। ही डिड नॉट कंसीड द राइट टू सक्सेशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। बिल्कुल ये गलत बात है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि राइट नहीं होगा सक्सेशन का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, हु अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्ड For me, moral ethics and religion are convertible terms. A moral life without reference to religion is like a house to built upon sand. कि moral और ethics और religion आपस में convertible terms है, आपस में related है, ठीक है। और एक moral life बिना religion के पॉसिबल ही नहीं है। वो ऐसे होगा कि एक घर बनाया है हमने उस पे बालू के ढेर पे, एक मिट्टी पे, ठीक है। तो ये किसकी स्टेटमेंट है, आप इससे समझ गए होंगे कि मॉरलिटी, एथिक्स, इनकी बात कौन करते हैं, गांधी जी बात करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, गांधी इनका करेक्ट आंसर है। वो पॉलिटिक्स और मॉरलिटी, पॉलिटिक्स को मॉरलिटी के साथ जोड़ के, रिलीजन के साथ जोड़ के देखते हैं, ठीक है। काफी स्टेटमेंट आएंगी जो इससे रिलेटेड है, बहुत बार आती है। जो पहले क्वेश्चन आते थे 2016-17 के अंदर, वो गांधी जी पे बहुत ज्यादा आते थे। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ सर अरविंदो। सर अरविंदो है, उनके वर्क्स को हमें क्रोनोलॉजिकली लगाना है। लव एंड डेथ, देन द लाइफ डिवाइन, उसके बाद एसेज ऑन गीता, देन सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल, ठीक है। तो जो लव एंड डेथ उनकी बुक है वो उन्होंने 1899 के अंदर लिखी है, ठीक है। देन है द डिवाइन लाइफ, उनकी बुक है वो 1919 के अंदर लिखी है। उसके बाद एसेज ऑन गीता है वो 1922 के अंदर लिखी है। नेक्स्ट है सावित्री अ लेजेंड, ये 1940 की बुक है उनकी, समझ गए। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ए बी डी ई। तो ए ऑप्शन में, ओके सॉरी, ए बी डी सी, तो ये ए ऑप्शन में दे रखा है हमारा, ठीक है। उसके बाद है, हु अमंग द फॉलोइंग रिजेक्टेड द आइडिया दैट द कास्ट स्टेटस वाज द रिजल्ट ऑफ डिवाइन रिवार्ड और पनिशमेंट। इनमें से किन्होंने रिजेक्ट किया, जो कास्ट स्टेटस है वो जो पनिशमेंट, डिवाइन पनिशमेंट जो दी जाती थी ब्राह्मण्स के द्वारा, ठीक है, उसका रिजल्ट नहीं है, ठीक है। इनमें से तो आप स्टेटमेंट से ही समझ गए होंगे, ऐसा गांधी जी कह सकते हैं, क्योंकि गांधी जी थे वो कास्ट सिस्टम के बिल्कुल विरोध में नहीं थे। जो वर्ण व्यवस्था थी उसको बहुत सपोर्ट करते थे, ब्लाइंडली सपोर्ट करते थे, ठीक है, ये मानो। तो इसका करेक्ट आंसर एम के गांधी है। नेक्स्ट आता है,
हु अमंग द फॉलोइंग सैड मोस्ट रिलीजियस मैन आई हैव मेट आर पॉलिटिशियन, कि जो भी सबसे ज्यादा रिलीजियस आदमी मैंने आज तक देखा है वो पॉलिटिशियन है इन डिस्गाइज, जो कि एक भेष बदल के रखता है, ठीक है, बहरूपिये की तरह। आई हाउएवर हु वियर्स द गाइज, कि मैं जो कि एक अपने आप को ऐसे रखता हूं गाइज ऑफ अ पॉलिटिशियन, कि अपने आप को पॉलिटिशियन की तरह बना के रखता हूं, बट पॉलिटिशियन एक डिस्गाइज है मेरे लिए, ठीक है, कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं अंदर से हार्ट से एक रिलीजियस मैन हूं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आप समझ गए होंगे किसकी है, ये स्टेटमेंट भी M.K. गांधी जो है उनकी स्टेटमेंट है। वो बहुत रिलीजियस आदमी थे, ठीक है, महात्मा तभी तो कहते हैं उन्हें। उसके बाद आता है हु अमंग द फॉलोइंग रोट in the context of society today the caste system and much that goes with it are wholly incompatible, reactionary and restrictive and barrier to the progress, कि आज की प्रेजेंट सोसाइटी के अंदर जो कास्ट सिस्टम है वो इनकॉम्पिटेबल है, रिएक्शनरी है, जो भी प्रोग्रेस हो रही है उसके खिलाफ में बात करता है, ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव है, बैरियर्स लगाता है प्रोग्रेस के ऊपर। तो ये स्टेटमेंट भी आप काफी रिलेट कर पाएंगे। जो जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, JL नेहरू, वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करते हैं, साइंटिफिक चीजों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि साइंटिफिक प्रोग्रेस होनी चाहिए। उन्होंने डैम्स इंट्रोड्यूस किए, साइंटिफिकली कई लैबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी इंडिया के अंदर, ठीक है, IITs इस्टेब्लिश की थी। वो अब इंडिया को मॉडर्नाइज करना चाहते थे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू है वो बिल्कुल सही, इनके करेक्ट स्टेटमेंट है। उन्होंने ये बात कही थी कि जो विलेजेस हैं, जो कास्ट है, वो एक बैरियर की तरह काम करती है, ठीक है, सोसाइटी के अंदर, जो उसे प्रोग्रेस को नहीं, मतलब प्रोग्रेस नहीं करने देती। तो जवाहरलाल नेहरू है। आई होप आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, पूरी क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डालूंगी, ठीक है। बट जो 2016 से पहले है ना, उनपे वेटेज बहुत कम है। अब पूरे उसके अंदर पूरी पेपर के अंदर 1-2 क्वेश्चन होते थे, ठीक है, जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर थे। अब मैं मॉक टेस्ट से क्वेश्चन डालूंगी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में फ्रीली पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई, ठीक है। और इसकी जो PDF होगा वो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, जिसके आप पॉलिटिकल योद्धा से आप सर्च भी कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है, आप ज्वाइन कर लेना। और सभी PDF को, और सबसे हेल्पफुल बात क्या होगी आपके लिए, एग्जाम बहुत पास आ चुका है, 12 तारीख हो गई है, कि आप उन PDF को डाउनलोड करें और उनसे रिवाइज करके फिर जाएं, ठीक है। वो आपको फ्री में अवेलेबल है, उनमें कोई प्राइस नहीं है। तो आपके लिए बेनिफिशियल बात है कि आप उसे रिवाइज करके जाएंगे तो आपको वहां पे बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो हमारा पेपर होता है UGC नेट का। अभी हम क्लास को एंड करते हैं इसी नोट के साथ में। थैंक यू ऑल, विश यू अ वेरी गुड डे, ठीक है, थैंक यू।